हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। 16 चैप्टर में तीसरा पार्ट आज है हमारा। हमारे वहाँ पेज नंबर 94 पर जो है हिमनदी का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन वर्क ऑफ ग्लेशियर की हम बात करेंगे कि भी किस तरीके से इरोजन की बात हमने की और इरोजन के बाद ट्रांसपोर्टेशन का नंबर आता है। उसके बाद डिपोजिशन का पार्ट आता है, जैसे रिवर सिस्टम में होता है, तो हिमनदी में भी इसी तरीके का काम होता है एक जैसा। तो हिमनदियाँ सैल मलबे को एक ऐसे बेमेल मिश्रण का परिवहन करती हैं जिसमें सूक्ष्मता और स्थूलता के सभी क्रमों के जो पदार्थ हैं वो साथ साथ चलते हैं। और ये हिमनदियाँ 15 मीटर व्यास तथा सैकड़ों टन भारी जो शिलाखंड हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, वो अपने साथ काफ़ी ज़्यादा लंबी दूरी तक धकेल कर ले जाती हैं। और कुछ अंश जो है हिम की ऊपरी परतों में, कुछ निचली परतों में साथ साथ चलता है। तो इस तरीके से ये अपना ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती हैं कि भी काफ़ी सैकड़ों जो टन भारी शिलाखंड हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, साथ साथ वो घसीटते हुए काफ़ी दूरी तक वो इनको लेके चलती हैं। और बहुत भारी जो शिलाखंड को भी हिम नदी अपने साथ उसके भाग को ठेल ठेल कर यानी खिसक खिसक कर आगे लेके जाती रहती हैं। उसके बाद आता है हिमनदी का निक्षेपण कार्य यानी डिपोजिशन वर्क की हमने बात की। जैसे रिवर में होता है कि भी डेल्टा वो डिपॉजिट कर देती है समुद्र के किनारे जाते जाते, तो वही काम यहाँ पर होता है कि भी जब अपोर्ड जो है, ड्रिफ्ट जो है का शब्द का प्रयोग उन सभी प्रकार के निक्षेपों के लिए किया जाता है जिन्हें हिमनदी प्रत्यक्ष रूप से बिछाती है, या जो हिमनदीय क्रिया की वजह से झील, समुद्र या नदियों की जो तली घाटियाँ हैं उसमें जो डिपोजिशन है वो हो जाता है। अपोर्ड का दो भागों में सामान्य रूप से बांटा गया है, एक तो अस्त्रित और दूसरा सत्रित। कि भी अस्त्रित जो है अपोर्ड निक्षेप प्रत्यक्ष रूप से बिछाए गए जो अपोर्ड हैं उनको टिल के रूप में जाना जाता है। और टिल में रेत के महीन छोटे छोटे बारीक कण हैं, उनका मिश्रण इसको होता है जो शिलाखंड के कारण घिस घिस के, खुरच खुरच के उनका निर्माण होता है। तो इसमें कुछ भूआकार आ जाते हैं। एक तो हिमोड है, इसके साथ साथ हिमोड का निर्माण होता है निक्षेपण के बाद। जो मलबा है घाटी में डिपॉजिट हो जाता है जिसको हिमोड के नाम से जानते हैं। उसके बाद पार्श्विक जो हिमोड है, ये मानी के घाटी किनारों में लंबी लंबी जो कटके हैं उसके साथ साथ जो डेल्टा है या मिट्टी कंकड़ा वो डिपॉजिट हो जाता है। उसके बाद मध्यवर्ती हिमोड है, दो हिमनदियों के बीच का जो मिलने वाला पार्श्विक जो भाग है उसके अंदर जो हिमोड जो मिट्टी कंकड़ इकट्ठे हो जाते हैं तो वो हमारा मध्यवर्ती हिमोड के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अंतिम हिमोड है। अंतिम हिमोड टिल से बनी हुई जो ऐसी छोटी छोटी कटक जो हैं होती हैं जो हिमनदी के प्रवाह को अंतिम सीमा तक तय करते हैं कि लास्ट जो स्टेज है हिमनदी के चलने की, जहाँ पर बर्फ़ का जो भाग है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तो हिमनदी के पिछले जो भाग हैं पीछे हटने लगते हैं। यानी धीरे धीरे गर्मी बढ़ने के साथ साथ जो बर्फ़ का जो हिस्सा है वो पानी में तब्दील होकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से हिमनदियों के अंतिम हिमोड में प्राय अर्धचंद्राकार श्रेणियों के भाग मिलते हैं, जैसे चित्र 16.24 में दिखाया गया है कि किस तरीके से हिमोड के मध्यवर्ती भाग, अंतिम हिमोड का भाग और पार्श्विक हिमोड का भाग यहाँ पर आपको दिखाया गया है। उसके बाद आता है तलस्थ भूमि हिमोड कि भी हिमनदी के तेजी से पीछे हटने के जो मलबे है घाटी तल पर उबड़ खाबड़ भाग में डिपोजिशन होता है कि भी कहीं कहीं बिखेर के उसको डिपोजिशन करती है, एक लेवल में उसको नहीं रखती, तो इसे तलस्थ हिमोड कहते हैं। उसके बाद अवनमन गड्ढे का निर्माण भी होता है कई बार कि भी झीलों में दलदली भागों में ये बदल जाते हैं, जैसे मर्ग कश्मीर में सोनबर्ग हिमोड निक्षेपों का भी उदाहरण गुलमर्ग में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से उसका बाद आता है ड्रमलिन। हिमनदी की घाटी में हिम के प्रभाव की दिशा में थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो उल्टी नौका जैसी आकृति बनती हैं, जो मृतिका के भाग बन जाते हैं, अनेक टिब्बे बन जाते हैं, उन्हीं टिब्बों को हम ड्रमलिन के नाम से जानते हैं। जैसे अंडों की टोकरी जैसी स्थलाकृति भी हम कई बार इसको कह देते हैं। उसके बाद आता है अनियत। अनियत जो है ऐसे शिलाखंड या गुलासम होते हैं जिसमें हिमोड या हिमनदी के परिवहन द्वारा अपने मूल स्थान से सैकड़ों किलोमीटर दूर विस्तृत क्षेत्र में बिखरे होते हैं, यानी जहाँ से उनका स्टार्टिंग हुई थी उससे काफ़ी ज़्यादा दूर जाके वो अपना डिपोजिशन करते हैं, एक दूसरे से दूर फैल जाते हैं। उसके बाद दूरस्थित
शिलाखंड की अगर हम बात करें तो जब कोई अनियत अपने स्थिति से भिन्न संरचना वाली चट्टान पर अत्यंत संकटपूर्ण स्थिति में संतुलित खड़ा हो तो वो क्या है, दुस्थित शिलाखंड कहलाता है। यानी ऐसा लगे कि पत्थर जो अटका हुआ कहीं पे कि भी कुछ ही देर में वो गिर जाएगा। इस स्थिति में जब कोई चट्टान है लटकी हुई होती है, अटकी हुई होती है, तो उसको हम दुस्थित शिलाखंड के नाम से जानते हैं। उसके बाद सत्रित अपोड के जो निक्षेप हैं वो क्या है कि भी हिम के पिघलने से उसके आगे का जो हिस्सा है वो जल की धारा के रूप में बनना शुरू कर देता है और इसी जो निक्षेपण है स्तरित एक लेयर के रूप में वो डिपोजिशन करना शुरू कर देता है। उसके बाद हिमानी जलोढ़ निक्षेप से बनने वाले प्रमुख जो भू आकार हैं वो कौन से हैं? एक तो कुटिल केतली जिसको हम कहते हैं, हिम विनाश के दौरान पीछे हटते हुए जो हिमानी का भाग है वो अलग थलग होकर घाटी में अधिकांश भागों में कुछ पार्टों में धंस जाता है, तो इसी को हम कोटिल के नाम से जानते हैं। एस्कर की अगर हम बात करें, हिम नदी कटक की अगर हम बात करें तो नदी घाटी जो है हिमनदों के क्षेत्र में रेत बजरी से बने लंबे और कम ऊंचे टेढ़े मेढ़े कुंडलाकार कटक तैयार कर देते हैं, दरारें उसके अंदर छोड़ देती हैं और जिन्हें हम एस्कर के नाम से जानते हैं। इसमें छोटे छोटे जो सरिताएँ हैं, नदियाँ हैं ग्लेशियर की, वो साथ साथ निकलती रहती हैं। जल के निकलने का जो है निकास कई बार इनके बंद होने से रुक जाता है। ये एस्कर के चित्र हैं। केम चबूतरा के चित्र हैं, आप देख सकते हो केम चबूतरा के बारे में। और हिम मैदान, हिमदोत मैदान की बात अगर कम करें तो हिम नदी के जो पिघलने से उत्पन्न जल अपने साथ जो मलबा लेकर आया है अंतिम मोड़ पर वो इकट्ठा कर देता है। यानी डिपोजिशन की बात हम कर रहे हैं तो अंत में वो डिपॉजिट कर देता है, तो उसके ऊपर से जो वाटर है वो चलना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो है कई बार सुरंग की आकृतियाँ बन जाती हैं जिसे हिमदोत मैदान के नाम से जानते हैं। और केम की अगर हम बात करें तो हिमानी के अगर भाग जो है से निकलने वाले जलधाराएं बजरी और बालू के ऊंचे टीलों के रूप में जमा कर देती हैं, तो इन टीलों में के बीच जो है रेत बजरी भी होती है और हिमोड का थोड़ा थोड़ा अपर्दन भी इसमें होता रहता है। तो यही सामग्री जो अंतिम हिमोड के आगे तक विस्तृत क्षेत्र में ले जाती है तो भारीपन के क्रम में बिछ जाती है कि जो ज़्यादा भारी पार्ट है, टुकड़े हैं, वो पहले बिछ जाते हैं, उसके बाद हल्के टुकड़े आगे की ओर खिसक के बिछते रहते हैं, डिपोजिशन होता रहता है, जिसे हिमदोत मैदान या अपेक्षित मैदान के रूप में भी हम जानते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके बाद है हिमशैल। हिम नदियों से टूटकर समुद्र में गिरे हिम के विशाल जो खंड हैं वो हिमशैल के रूप में जाने जाते हैं। यानी कुछ जो पार्ट है वो पिघलने नहीं पाता, पूरा का पूरा उसका जो है डिपोजिशन नहीं होने पाता, धीरे धीरे पूरा का पूरा बड़ी चट्टान खिसक के वो समुद्र के अंदर गिर जाती है, तो इसी को हम हिमशैल के रूप में जानते हैं। कुछ 5 भाग पानी के अंदर और 1 भाग ऊपर की ओर वो तैरता रहता है। तो इस तरीके से जो टाइटैनिक की अगर हम बात करें, आपने पता भी होगा टाइटैनिक के बारे में, तो वो भी इसी प्रकार के शिलाखंड से टकरा कर उसका विनाश हुआ था, जिसमें 1500 यात्रियों के साथ वो समुद्र में डूब गया था। तो हिमशैल कई बार समुद्री यातायात के लिए काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर था आपका पूरा 3 पार्ट में हमने किया है, इसको साथ साथ आप रिवाइज करते रहिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। और कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, हिम नदी के कार्य, नदी के कार्य, तो इन 4 चीज़ों को कौन कौन सी शिलाकृतियाँ बनाती हैं, निक्षेपण से डिपोजिशन से कौन सी बनती है, तो उनको आप साथ साथ तैयार करोगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।